आज हम P5 स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स कंप्लायंसेस। और टैक्स कंप्लायंस के सब्जेक्ट को हम किस तरीके से कवर करेंगे, ये आज एक स्ट्रक्चर बनेगा। काफ़ी हद तक चीज़ें आज आपकी लर्निंग भी होगी, मगर स्ट्रक्चर बनेगा। सब्सिक्वेंटली फिर इस पे इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स की तरह हम बिल्ड करेंगे। अ, आप सारे कोर्सेज को देख रहे होंगे कि हमने वर्क के साथ लिंक किया है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो कोर्स डिज़ाइन हुआ है वो लर्निंग या नॉलेज के साथ साथ स्किल या वर्क से लिंक हो चुका है। और अब हमारा फोकस जो है वो है काम सिखाने पे, और काम सिखाते हुए चीज़ें समझाना, पढ़ाना। रिगरस लेवल इसको रखा है हमने हमेशा। हमने कोशिश यही की है कि सिंपल रिटर्न फाइल करना सिखाने का जो काम है वो तो कोई भी कर सकता है, आप खुद भी चीज़ें सीख सकते हो। मगर असल में टैक्स एडवाइजरी सिर्फ रिटर्न फाइल करने का नाम नहीं है, ये इससे बियॉन्ड है। मगर रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो रिटर्न फाइल करना कैसे सीखेंगे? टैक्स कंप्लाइंस के इस सब्जेक्ट के अंदर जो हमारी कंटेंट है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं वो क्या है? सबसे पहली बात यह है कि कंप्लाइंस किस चीज़ की, इस सब्जेक्ट की कंटेंट बता दूं। वैसे तो आप जब अ, देखा जाए तो प्रीवियस सब्जेक्ट्स जो इस कोर्स के हैं, P1 है, P2, 3, 4, उसमें भी कंप्लाइंस है किसी न किसी वे में। लॉ की कंप्लाइंस करना एक जनरल टर्मिनोलॉजी है और वो यूज होती है, मगर जिस कंप्लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट में P5 में वो ये है कि किसी भी पर्सन को, जैसे हमारा फोकस है यहाँ पे कंपनी, तो कॉरपोरेट एंटिटी के हवाले से, कॉरपोरेट टैक्स एडवाइजरी के हवाले से देखा जाए तो कंपनी होती है इनकॉर्पोरेट, ऐसा है। और इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी किस लॉ के तहत? कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। और उसमें वेरियस फॉर्म्स की कंपनीज हैं जो बनती हैं, जो कि आगे हमारे एक लेक्चर का हिस्सा भी है। और वो लेक्चर होगा हमारे कॉर्पोरेट टैक्सेशन इश्यूज एंड सॉल्यूशन P1 में, ताकि हमें थोड़ा कंपनी लॉ का वो पोर्शन पता हो जिसके जरिए हम टैक्स की कुछ चीज़ों को और बेहतर समझ पाएंगे। तो इनकॉर्पोरेट एक कंपनी हुई। अब इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको पता है कि इस कंपनी ने कुछ कंप्लायंसेस करनी होती हैं। कंप्लायंसेस करने के लिए हमें टैक्स में जो पहली चीज़ करनी होती है इस कंपनी ने, वो ये करनी होती है कि इसे टैक्स में रजिस्ट्रेशन, खुद को रजिस्टर, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन को इवेल्युएट करना होता है कि वेदर वो कंपनी अंडर द लॉ लायबल टू बी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन की जो सबसे पहले, अब आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो इसका लॉ पता होना चाहिए कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर दूसरा आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। अब चूंकि टैक्स में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो हमें फिर इसमें पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन एप्लीकेशन को फाइल करके प्रोसेस कराना भी आना चाहिए। आप में से जो एज इंडिपेंडेंट टैक्स, एज इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल काउंसिल काम करेंगे, उनके तो आएंगे ही इस किस्म के भी क्लाइंट्स के जी ये कंपनी बनाई है। बल्कि मैं तो देखता हूँ कि जब टैक्स में आप काम करते हो कॉर्पोरेट एंटिटी का, तो लोग आपके पास आते हैं, कंपनी बनाने की भी बात करते हैं कि जी इनकॉर्पोरेट करने में आप हेल्प करें, ताकि आप कंपनी की, यानी कंपनी लॉ की सर्विसेज भी इन अ वे किसी न किसी वे में दे रहे होते हैं। तो ऑनलाइन कैसे फाइल होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी कंप्लाइंस क्या है? एक तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, दूसरी सबसे बड़ी जो इस कोर्स का मेन मकसद है वो है रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न, ठीक है। ये हमारा मेन फोकस होगा। और सिर्फ रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस दफ़ा मैं रिटर्न का खुद फाइलिंग करने का जो तरीक़ेकार है वो एक्सप्लेन करूंगा, और पंचिंग करके ऑनलाइन रिटर्न खोल के हम एक्सप्लेन करेंगे इसका, ठीक है। और सिर्फ रिटर्न नहीं है, आपको चूंकि कॉर्पोरेट एंटिटी है तो क्या लगाना होगा? बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ आपकी पूरी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ओके। इसका मतलब है, मगर ये चूंकि आप ना पंच नहीं कर रहे होते, यहाँ ये थोड़ी सी आज मैं एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को,
बैलेंस शीट है, जो कि अगर टैक्स पेयर कंपनी नहीं होता, इंडिविजुअल होता, तो ये क्या कहलाती? वेल्थ स्टेटमेंट कहलाती। थोड़ी सी ये बात आज वजाहत होगी। और इसके अलावा आपको कौन सी कंप्लाइंसेस करनी होती हैं? आपको जमा करनी पड़ती हैं वेरियस टाइमिंग्स के लिए एप्लीकेशंस अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मसलन एप्लीकेशन किस चीज़ की होती है भाई? एप्लीकेशन हो सकती है फॉर एग्जाम्पल रिफंड की, ओके, तो अप्लाई करेंगे और विद इन टाइम। यहाँ देखें, हम ना कंप्लाइंस सीखेंगे इस सब्जेक्ट में। टैक्स तो वैसे ओवरऑल आप सीख रहे होंगे, तो रिफंड को एज ए टॉपिक नहीं बता रहा। जिस जिस चीज, ये एज एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिस चीज पे टाइमलाइन होगा, जैसे मिसाल ले लें, ये एक और भी चीज है कंप्लाइंस की, कि आपने एप्लीकेशन देनी है, या आपने कोई रिक्वेस्ट देनी है, या आपने कोई लेटर लिखना है किसी डिपार्टमेंट को, ताकि आप पे से वो ऑब्लिगेशन पूरी हो सके। मसलन एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये भी एग्जांपल ही है कि अगर किसी ने बिजनेस क्लोज कर दिया, ठीक है, बिजनेस हो गया बंद, सीज हो गया, तो लॉ में एक रिक्वायरमेंट है कि जिस दिन बिजनेस बंद हुआ ना, ये वो डेट है, इससे 15 डेज के अंदर अंदर इस बिजनेस ने क्या करना है? इस बिजनेस ने क्या करना है? इस बिजनेस ने नोटिस देना है कमिश्नर को, और इसी चीज को इन्फॉर्म करना है कि बिजनेस बंद हो चुका है, बस। तो उसको तो नहीं पता होगा, ये एडवाइजर का काम होता है, ठीक है। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुश्किल टॉपिक है वो, नॉट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, बल्कि इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल ये काम कराना टैक्स डिपार्टमेंट से कोई आसान काम नहीं है। वो है क्या कराना? डी रजिस्ट्रेशन कराना। अच्छा, अब ना सिर्फ डी रजिस्ट्रेशन, बल्कि इवन आपको डील करना पड़ेगा कि अगर डी रजिस्ट्रेशन कर दी गई है तो उसको रिवाइव कैसे कराएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। इसमें प्राइमरीली आपने देखा है कि ये कॉरपोरेट टैक्सेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चूंकि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स बजाते खुद समंदर है और टाइम हमारे पास कम होता है, तो और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इनकम टैक्स ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनकम टैक्स में होते हैं। तो हम प्राइमरली इनकम टैक्स ही यहाँ पढ़ रहे होते हैं। मगर जहाँ जहाँ पे मुझे पता है कि सेल्स टैक्स का कुछ हिस्सा मैं आपकी नॉलेज के लिए कवर करूँ, प्राइमरली ये कोर्स प्राइमरली होली सोलली इनकम टैक्स से ताल्लुक रखेगा। तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशन रेज नहीं करना चाहता कि भाई मैं सेल्स टैक्स को भी कवर कर पाऊंगा, क्योंकि अगर सेल्स टैक्स मुझे कवर करना होगा तो मुझे और टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने किया ये है कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा, जिसको एक्स्ट्रा का मतलब है जो इस कोर्स में, क्योंकि मैं इस कोर्स में जितना कमिट करूंगा, जो प्रॉमिस करूंगा वो परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो आपके साथ जो प्रॉमिस है, जो उसको मैंने परफॉर्म करना है, ठीक है, इंशाल्लाह। इसीलिए जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो प्रॉमिस में काउंट नहीं होंगी, वो बोनस में काउंट होंगी। तो वन ऑफ देम इज कि आपको कुछ वर्कशॉप्स देके सेल्स टैक्स का कुछ हिस्सा जो है, जो आपको आना चाहिए, जिसकी वजह से आप उसकी भी एडवाइजरी कर सके, वो भी सिखा दिया जाएगा। बट वो इसका हिस्सा नहीं है। हाँ, अलबत्ता आज जो टॉपिक कवर किया जा रहा है कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए टैक्स कंप्लायंस में रजिस्ट्रेशन को, मैं थोड़ी डिटेल में जाऊंगा, तो मैं सेल्स टैक्स को भी कवर करूंगा, एफईडी को भी कवर करूंगा, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स को भी कवर करूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे होता है इसको, ठीक है। हम चूंकि टैक्सेशन की स्टडी कर रहे हैं और सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स हैं, इस वजह से हम अपने आप को टैक्स पे लिमिट करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि एसीसीपी की कंप्लाइंसेस, एसीसीपी की रिक्वायरमेंट्स, तो चूंकि ये सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इस वजह से इसकी भी, जैसे मंसूर ने अभी एक बात लिखी है, तो आप अगर कहेंगे तो वो भी प्लस और बोनस में मैं कोई वर्कशॉप डिज़ाइन कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सैटरडे अवेलेबल रहेगा। मैंने सैटरडे रखा ही इसलिए है ताकि कोई क्लास कैंसिल हो गई तो मैं सैटरडे पे कवर करा दूँ, और नहीं तो मैं आपको सैटरडे पे वर्कशॉप्स की फॉर्म में ये एक्स्ट्रा बोनस सर्विसेज देने के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ। सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है इसमें डिस्कस होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसको हमने सेपरेट सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वैसे ही वो उसमें कवर होगी। मगर एक बात बता दूं कि जब हम रिटर्न की बात करते हैं, तो इन अदर वर्ड्स इसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट या
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड हो चुकी हैं। और एक चीज और जो कनेक्टेड है तो सेपरेट, वो क्या है, वो है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स। चूंकि विदहोल्डिंग टैक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो इस वजह से अगर इसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, डजेंट मीन कि ये लिस्ट में शामिल नहीं है। ये फाइल करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो वेरियस सेक्शंस की विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट्स होती हैं, वो ऑनलाइन सबमिट करना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। तो अगर देखा जाए कि टैक्स कंप्लायंस क्या है, टैक्स कंप्लायंस क्या है, देखिए एडवाइजरी को अगर कंपनी की जो सर्विसेज हैं, टैक्स की सर्विसेज जो इन हाउस या एक्सटर्नल काउंसिल की फॉर्म में आप प्रोवाइड करेंगे, उसमें सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी सर्विसेज यही हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि टैक्स कंसल्टेंसी को, टैक्स एडवाइजरी को समराइज किया जाए इनटू मेजर कैटेगरीज, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करते हो, कंपनी से कंप्लायंस करवाते हो। कैसे, उसकी रजिस्ट्रेशन करा के, कैसे उसका रिटर्न फाइल करके, उसकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करके, उसकी वेरियस एप्लीकेशंस टाइम टू टाइम फॉर्म करके। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपने देखा था कि नोटिस से डील करना एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। नोटिस में आप टैक्स डिपार्टमेंट से ही डील कर रहे होते हो, और टैक्स डिपार्टमेंट के पास मसला हल नहीं हुआ तो कहाँ चला जाता है, अपील में। तो आपने देखा कि एक काम हमारा टैक्स लिटिगेशन भी है। ठीक है, टैक्स लिटिगेशन भी है। और अगर एक चीज और बताई थी मैंने, ओपिनियन, आप इन हाउस होंगे तो रोज आपको डील करना पड़ता है, एक्सटर्नल होंगे तो आपको बार बार कॉल आती है, किस चीज की, विदहोल्डिंग की। ठीक है, तो अगर आप देखें तो वहां पे क्या पूछ रहे होते हैं, वहां आपसे एडवाइस मांगी जा रही होती है। ठीक है, आप एडवाइस दे रहे होते हैं, तो एडवाइजरी सर्विसेज। तो आपको कभी भी बिलिंग जिसको कहते हैं ना, बिल करूंगा या पैसे कमाऊंगा, तो इन चार चीजों के आपके पैसे होते हैं। कंप्लायंस के, रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके पैसे, नोटिस डील करेंगे, अपील फाइल करेंगे या एडवाइस देंगे, भाई यही है। इसी चीज को टैक्स एडवाइजरी कहते हैं, इसी चीज को। तो इसमें बड़ा बेसिक लेवल का काम है। अब एडवाइजरी में ये जो कंप्लायंस है, आमतौर पे जो रिटर्न फाइल करने के हवाले से बहुत बहुत बड़ी नंबर होती है स्टूडेंट्स की, जो इंटरेस्टेड होती है कि सर हम रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं, ताकि हम, सीजन आता है। अब सीजन कब आता है इसका, कंप्लायंस का, रिटर्न फाइल करने का, जिसको हम टैक्स सीजन कह सकते हैं। टैक्स सीजन आता है जब रिटर्न फाइल होता है। रिटर्न फाइल कब होता है भाई, सितंबर में। 30 सितंबर उसकी नॉर्मल लास्ट डेट होती है, वो एक्सटेंड हो जाता है अक्सर, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी जाता है। मगर सितंबर के महीने में आके हमारे मुल्क में अब टैक्स पेयर की नंबर बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि मिडिल क्लास बढ़ता जाएगा या आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, तो आपके टैक्स पेयर की नंबर और बढ़ेगी। तो मिलियंस में टैक्स पेयर है हर सिटी के अंदर। आप जब आसपास देखते हो तो एडवाइजर्स की नंबर इतनी नहीं है जितने टैक्स पेयर्स हैं। तो होता क्या है, वो सिर्फ रिटर्न फाइल करने वाले लोग ही क्या कर रहे होते हैं, रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। और होता क्या, उनको लॉ नहीं पता होता, वो सिर्फ रिटर्न की पंचिंग करना सीख लेते हैं इसको, या अब इतनी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, फिर वो गलत जगह कोई नंबर पुट कर दिया। उनको पीछे लॉ का नहीं पता, प्रॉपर कोर्स नहीं किया उन्होंने, प्रॉपर चीजें नहीं सीखी। तो इसीलिए मैं इसको बहुत अवॉइड करता हूँ। मैंने आज तक किसी में भी ये रिटर्न फाइल करना नहीं सिखाया, क्योंकि मैं इस चीज से डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रिटर्न फाइल करके लोगों के बड़े नुकसान कर दे। ठीक है, कैसे नुकसान होगा आपको पता है, नुकसान कैसे होगा, सिर्फ रिटर्न फाइल करना सीखें और एडवाइजरी करना शुरू कर दें और प्रॉपर कोर्स किए बगैर, ये बहुत डेंजरस हो जाता है, खासतौर पे कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। क्योंकि अगर एक टैक्स पे होना था और वो टैक्स पे नहीं हुआ, टैक्स पेएबल है, ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ, 10 मिलियन का टैक्स उसने कैलकुलेट करता, कंपनी पे कर देती, कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए मसला नहीं था, उसने नहीं पे किया। हुआ क्या, ये 10 मिलियन डिफॉल्ट, सरचार्ज और पेनल्टी के साथ मिलके बन गया कितना, 60 मिलियन। अब बताएं, 50 मिलियन का नुकसान हो गया। क्यों 60 मिलियन बन गया, क्योंकि डिफॉल्ट सरचार्ज जो था वो लग लग के, क्योंकि पुराना हो गया ना, और 4 साल 5 साल बाद। तो ये एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि एग्जैक्ट ये फिगर्स होंगे, बट लाइबिलिटी 10 मिलियन की सपोज करें कि कंपनी की 14 मिलियन भी हो जाए, तो 4 मिलियन तो गए ना, ज़ाया हो गए ना। तो इसीलिए, और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई ऐसी वायलेशन हो गई जिसमें
कोई अमेंडमेंट की का ऑर्डर पास हो गया या कोई और चीजें हो गई तो इवन गुडविल भी खराब होती है कंपनीज की। इसीलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये रिटर्न फाइल करना सिखाना। मैं इसे होल कोर्स पढ़ाता हूँ, इस दफा ये चीज मैं कोर्स में ऐड कर रहा हूँ। क्या ऑनलाइन फाइलिंग भी मैं इस दफा ऐड कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट प्राइमरीली पहली एक आध क्लास के बाद सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग से ताल्लुक रखता है, ठीक है। इनिशियल थोड़ी सी एक क्लासेस होंगी शुरू की, जैसे आज है, अगली है, जिसके अंदर आपका बेस बनेगा, चीज़ें सीखेंगे। अब आपको मैं रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाऊंगा, मगर उससे पहले एक चीज़ बता दूं। चूंकि देखिए आपको मैं बनवाना चाहता हूं, या बनवाना क्या, आप बन जाओगे, मेरी इसमें कोई औकात नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपकी मेहनत होगी कि आप इन अ वे कॉरपोरेट टैक्स एडवाइजर बनना चाहते हो, इन हाउस या एक्सटर्नल, ठीक है। आप कॉरपोरेट टैक्स एडवाइजर बनना चाहते हो। अब अगर कॉरपोरेट टैक्स एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आपके कंपनी के अंदर इन हाउस है तब भी और एक्सटर्नल तब भी कितने टैक्स पेयर्स हैं। सपोज करें कि आप एक ए प्राइवेट लिमिटेड के साथ डील कर रहे हो, ओके, या एक्स लिमिटेड के साथ डील कर रहे हो। आपको पता है आपके पास कितने टैक्स पेयर हैं। इससे डील कर रहा है, सपोज कर लें भाई मंसूर, ठीक है मंसूर भाई, इससे भाई डील कर रहा है अली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास कितने टैक्स पेयर्स हैं। हकीकत में जिसने कॉर्पोरेट एंटिटी में काम किया होगा ना, तो उसको पता होगा कि मेरे पास एक कंपनी नहीं आ रही, या मैं इन हाउस होकर सिर्फ अपने एम्प्लॉयर कंपनी को सर्विस नहीं दे रहा, वहां मौजूद हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज भी आपके क्या बन जाते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स। उनके रिटर्न भी फाइल करने का काम आपको कर रहा होता है। तो या फिर सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, उस कंपनी के सप्लायर्स के साथ आपका वास्ता पड़ रहा होता है, उस कंपनी के वेंडर्स के साथ आपका वास्ता पड़ रहा होता है, उस कंपनी के आपके और रिलेटेड बहुत सारे और रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं, कोई ग्रुप हो सकता है, और इवन उसके क्लाइंट्स और मेजर कस्टमर्स, उसके साथ भी आपका लिंक बन जा रहा होता है, क्योंकि मेजर कस्टमर्स जो होंगे उनके साथ कंपनी का गहरा कनेक्शन होता है। तो सिर्फ एक कंपनी नहीं होगी, वो हंड्रेड्स ऑफ टैक्स पेयर्स मिल रहे होते हैं। तो जरूरी क्या है इस सब्जेक्ट के लिए आपको फुली इनेबल करने के लिए कि आप रिटर्न फाइलिंग का काम कर सको। यहां आके जब हम रिटर्न फाइल करना सीखेंगे तो इनकम टैक्स में हम कॉर्पोरेट एंटिटी से निकल के इनकम टैक्स में जब हम रिटर्न फाइल करना सीखेंगे तो इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करना भी सीखेंगे। क्यों? कि कंपनी के मौजूद इंप्लॉइज का आप रिटर्न फाइल कर सको। ओके भाई, तो आपने कहा था ना कि इंडिविजुअल कहाँ होगा, भाई यहां मैंने इंडिविजुअल प्लान किया हुआ है कवर करने के लिए। और फिर इसके अलावा हम कॉर्पोरेट एंटिटी कंपनी का खुद का रिटर्न फाइल करना तो सीखेंगे ही सीखेंगे। और याद रखिएगा कि कंपनी का रिटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इजी नहीं होता। वो इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है कि उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप अगर उसके डिडक्शंस, उसके क्रेडिट्स, उसकी बाकी चीज़ों को ही देखेंगे तो एक चीज़ भी मिस करने से कंपनी का बड़ा लॉस हो जाता है। लॉस कैसे हो जाता है कि टैक्स डिपार्टमेंट, हमारे मुल्क का जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर छोटे छोटे काम कराना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने खामखा एक गलत डिसीजन के ज़रिए उनके लिए हेडेक क्रिएट कर दिया। तो अब जैसे मिसाल ले लूँ कि एक जगह पे एक टैक्स क्रेडिट लेना था, और टैक्स क्रेडिट जो था उनके टैक्स को कम कर सकता है, ठीक है। आपने देखा ही नहीं, पता ही नहीं था, रिटर्न के अंदर वो क्रेडिट क्लेम ही नहीं किया। पता चला कि वो कंपनी जो थी एक अच्छा खासा टैक्स का अमाउंट बचा सकती थी, वो आपने उनसे पे करा दिया, ठीक है। या विद होल्डिंग का अमाउंट है उसको क्रेडिट लेना था, ठीक है। एडजस्टेबल विद होल्डिंग थी, उसका रिटर्न के अंदर रिफंड क्लेम करना था। ये सारी की सारी चीज़ें आपको वो लाइन बाय लाइन रिटर्न को फाइल करने का इस दफ़ा मैं कोर्स में शामिल कर रहा हूँ। नाम मैंने इसका टैक्स कंप्लायंस रखा है, क्योंकि हकीकत में ये फाइलिंग कराना सबसे बड़ा स्टेप होता है टैक्स को कंप्लाई करने के लिए। ओके, अच्छा, आज सेकंड पार्ट में मैं आ गया हूँ लेक्चर के, और वो ये है कि अगर हम आए तो थोड़ा एक स्ट्रक्चर कवर करके और फिर मैं आखिरी पार्ट की तरफ जाऊँगा। अगली क्लास में हम खोलेंगे और ऑनलाइन और फिर एक्चुअल पंचिंग करके एक स्टेप सीखेंगे, और वो अगली क्लास का मैं एंड में बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, जब किसी भी बंदे का, क्योंकि हमने इसमें याद रखिएगा एज अ सब्जेक्ट इंडिविजुअल को भी कवर करना है ताकि आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ की भी रिटर्न्स फाइल कर सको। यानी यहाँ पे इस सब्जेक्ट की जब भी बात होगी किसकी,
टैक्स कंप्लायंस की, तो इसका ताल्लुक प्राइमरीली यस कंपनी से है, बिल्कुल है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, मगर इसके अंदर हम इंडिविजुअल को भी कवर कर रहे होंगे। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं एओपी का भी जिक्र कर दूंगा, पार्टनरशिप का भी, एओपी और पार्टनरशिप, मगर वो हमारे कोर्स में इस तरह नहीं आएगी। इंडिविजुअल इसमें एज मच पार्ट ऑफ द कोर्स समझा जाए जितना वो कंपनी है। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ। देखिए, एक चीज़ आपने देखी कि जब हम सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक कंपनी बनी। ठीक है, मैं आपको एक केस देता हूँ, बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल काम देता हूँ। से एक बिजनेस है जो कि एक बंदा एज एन इंडिविजुअल चलाता है, इट्स बिजनेस, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे आप, और एड्रेस का चेंज होना, ये एक्चुअल वर्क सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी आमतौर पे टैक्स पेयर पे कंप्लाइंसेस होती हैं, वो नहीं करते। एड्रेस चेंज हुआ, एक फॉर्म में इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट्स इन्फॉर्म करने होते हैं, ये सारी की सारी कंप्लाइंसेस हम सीखेंगे। लॉ भी सीखेंगे उसका, और वो जो पंचिंग करके एक्चुअल रिटर्न और बाकी पेपर्स भी फाइल कर रहे होंगे। ए इंडिविजुअल बन के एक बिजनेस कर रहा है, ए बिजनेस कर रहा है एज इंडिविजुअल, ओके। इसने डिसाइड किया कि भाई मुझे कंपनी बनानी है, तो वो आम बंदा है, आपके पास आया, आपने बना दी उसकी ए प्राइवेट लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आपने कंपनी बना दी। तो जैसे इसकी कंपनी बनती है, आप थोड़ी डेट्स देखिएगा। सपोज करते हैं कि ये 4 फरवरी 2018 पे बिजनेस बंद हुआ है, ओके। और कंपनी आपकी जो रजिस्टर होती है, वो चूंकि मसलन आपने इसकी जो कंपनी बनवा ली थी और बिजनेस उसका बंद नहीं हुआ था, तो आप दो टैक्स पेयर्स साइमल्टेनियस चला रहे हो, उस बंदे को फंसा रहे हो। ये बात प्रैक्टिकल बातें सिखा रहा हूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हो ना, तो केस कौन कौन से आपके सामने आते हैं। मैंने तो देखा है कि ऐसे कहीं किसी न किसी फॉर्म में बिजनेस कर ही रहा होता है। क्या ये बात, मेरी बात दुरुस्त है? अब इस केस में जो रजिस्ट्रेशन के लिए हम जाते हैं ना, ये गलती क्या करते हैं, वो एज अ सोल प्रोपराइटर मौजूद है, बिजनेस चल रहा है, हमने कंपनी, उसमें इलीगल कुछ नहीं है, मगर देखिए प्रॉब्लम कहाँ आता है। आपने क्या किया, कंपनी रजिस्टर कर दी से 1 जनवरी 2018 पे कंपनी हो चुकी है रजिस्टर, कहाँ, एसीसीपी में, ठीक है। आपने कंपनी बना दी, एसीसीपी में रजिस्ट्रेशन हो गई, आपको कंपनी का नंबर मिल गया, कंपनी बन चुकी है। अब क्या हुआ, अब आपने इस कंपनी को कर दिया बंद, कैसे, बिजनेस को कर दिया बंद, ओके। अब आपने किया कि जब बिजनेस को बंद किया, एफबीआर में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स की जब अप्लाई करते हैं तो कौन सा नंबर लेते हैं, एनटीएन। एनटीएन क्या है, नेशनल टैक्स नंबर। ये नंबर आप हासिल करते हो, जो कि 7 डिजिट नंबर है। अब 7 डिजिट के इतने टैक्स पेयर्स हैं कि 7 डिजिट्स ही खत्म हो गए, ऐसा है। तो इसी वजह से उन्होंने अब उसके साथ अल्फाबेट लगाना शुरू कर दिया है। जैसे नंबर के साथ पहले ए बी सी लगा रहे हैं ताकि इसके नंबर्स यूनिक रहे। तो अब जब आपने एनटीएन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, और आपको वो रजिस्ट्रेशन मिल गई, अब सवाल क्या है यहाँ, अब इस केस को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। यहाँ आपने एप्लीकेशन भी दे दी, आपने सिर्फ एक चीज़ की का ख्याल नहीं रखा कि इंडिविजुअल का बंद होना और कंपनी का खुलना ये कोई आम दुकान नहीं है, ये लीगल पर्सन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस पे टैक्स के हैवी इम्पैक्ट आ सकते हैं। इनकम टैक्स लॉ के अंदर ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं जो फिर उस बंदे पे इतना टैक्स लगा देंगे कि उसकी कमर टूट जाएगी, उसका बिजनेस बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो कमाने के बजाय बंदा घर बैठ जाएगा, सिर्फ एक गलती की वजह से कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाई और उसके लिए उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया। तो याद रखिएगा बेटा, मैं सिंपली वो जो है ना, वो जिसको देसी काम सिखाने के बजाय प्रॉपर काम सिखाऊंगा। यानी रिटर्न फाइल कराना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपकी अगली एक आध क्लास के अंदर वो, मेरा बस इसमें समझे सब्जेक्ट का मकसद ही यही। मगर उसके बीच में ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, प्लीज़ इसको तवज्जो रखें, क्योंकि इसमें रियल लाइफ के ऐसे केसेस सामने देखते हुए मैंने देखे हैं कि वो जो एडवाइज़र है, जो टैक्स टैक्स का काम करने वाला लड़का है,
वो लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की वजह से वो ऐसे उस केस को पेश किया, ऐसे उस केस को हैंडल किया कि उसका बिजनेस तबाह हो गया। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या आया? रजिस्ट्रेशन हो गई, अप्लाई किया, एनटीएन मिल गया, यस रजिस्टर्ड हो गया। अब ये एक रियल केस की बेसिस पे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है, कि एक बंदा रजिस्ट्रेशन करा के क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक कंपनी है और एक इंडिविजुअल है, खत्म। देखें एक चीज सिर्फ आप गौर से देखें बिजनेस बंद हुआ जिस डेट पे, ये बिजनेस बंद हुआ उसकी डेट नोट करें। क्या डेट है इसकी भाई? इसकी डेट है फरवरी की। और कंपनी कब खुली? उससे पहले। अब कंपनी खुलने का मतलब क्या है? कंपनी खुल के आप उस कंपनी के शेयर्स भी इशू होते हैं, करेक्ट? ओके। शेयर्स किस किसको इशू हुए? उसी बंदे को, ए को। किसके अगेंस्ट शेयर इशू हुए? किसके अगेंस्ट शेयर इशू हुए? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो ऑब्वियसली आज हम सिर्फ मेंशन ही कर पाएंगे, क्योंकि आगे चल के इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हमने टैक्स प्लानिंग में भी स्टडी करना होता है। और वो ये है कि जब आप कहते हैं कि मैंने अपना बिजनेस बंद किया और दूसरा बिजनेस खोल दिया, तो सवाल ये है कि ये वाकई बिजनेस बंद हुआ या ट्रांसफर हो गया बिजनेस किसी कंपनी को। अगर तो यहाँ आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और उसको बंद करके और एक सर्विस का डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रांजैक्शन में इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मगर अगर आप पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे एज ए सोल प्रोप्राइटर और अब आप उसको एज ए कंपनी करना चाहते हैं, तो फिर आपने फंसा दिया, आपने इस कंपनी को, इस बंदे को फंसा दिया। कैसे फंसाया? क्योंकि देखिए ये कंपनी जब अपने एसेट्स इसको ट्रांसफर करेगी ना, तो उस ट्रांसफर की सूरत में ये इंडिविजुअल था और नीचे कंपनी है, करेक्ट? सेपरेट पर्सन हो गया। मुझे बताएं, सेपरेट पर्सन हो गया। जब सेपरेट पर्सन हो गया तो इंडिविजुअल से इसके पास एसेट जाना क्या हो चुका है? डिस्पोजल। डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल होता है ना भाई। डिस्पोजल, तो डिस्पोजल पे क्या कैलकुलेट होता है? गेन, लॉस। तो भाई एक इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक केस है जो कहता है कि अगर 100% ओन्ड सब्सिडी कंपनी बनाएगा तो उसमें इस कैपिटल गेन को टैक्स नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है? ऐसे सेक्शंस का ख्याल रखना। तो रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल सिंपल ना लिया जाए, एज एज इफ के कोई बात ही नहीं है, नहीं, उन सेक्शंस का ख्याल रखा जाए। वो सेक्शंस जब आप जो टैक्स प्लानिंग का हिस्सा बनेंगे, ये वो टॉपिक है जो टैक्स प्लानिंग का एक पूरा मॉडल है कि मैं कंपनी बन के काम करूं या इंडिविजुअल बन के काम करूं, या इंडिविजुअल बनूंगा तो एसेट ट्रांसफर करूंगा। ये पूरा मॉडल है जिसका मैंने अभी जिक्र कर दिया है। ये आपके आएगा आखिरी महीने में टैक्स प्लानिंग में। उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एज इंडिविजुअल अपना बिजनेस ट्रांसफर करते हो, किसे? कंपनी को, तो आपके बिजनेस में आपके एसेट का ट्रांसफर होना आपके लिए गेन को अगर क्रिएट कर देगा तो आप पे टैक्स लग जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? कंपनी ऐसी बनाओ जिसमें आप ही 100% शेयर होल्डर बन जाओ, ताकि ये सिर्फ कन्वर्जन हो जाए फ्रॉम पर्सन। तो ऐसे केस में उस गेन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता और जीरो आप पे टैक्स का इंपैक्ट बनता है। इसका एसेट चला गया, उसके पास एसेट अक्वायर हो गया, और आगे जब एसेट गया तो वो उसको डिप्रिशिएट भी कर पा रहे होते हैं। अब देखिए कंपनी बन गई ना, तो कंपनी इस बंदे को क्या इशू करेगी? शेयर्स इशू करेगी। तो पूरा ये मॉडल है जो मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ आपको मैं एक चीज पे सेंसिटाइज करना चाह रहा था कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन की, तो उसको बिल्कुल सादा टॉपिक समझ के रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करने की हद तक एक सादा सिंपल काम नहीं समझा जाए। देखिए जब रजिस्ट्रेशन आमतौर पे एडवाइजर चार्ज भी कर रहा होता है, बहुत छोटे से पैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिटर्न फाइलिंग से क्या कमा रहे होते हैं? ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटी से एक रीजनेबल अमाउंट मिल जाता है, मगर फिर भी अगर आप देखें तो असल पैसे जो होते हैं वो लिटिगेशन और नोटिस में चार्ज हो रहे होते हैं। रजिस्ट्रेशन को हल्का ना लें। रजिस्ट्रेशन का जब आप काम है तो पूरी प्लानिंग के साथ करें और उस प्लानिंग को अपने उस क्लाइंट के साथ शेयर करें, तो फिर आप उसे प्रॉपर पैसे भी चार्ज करें। रजिस्ट्रेशन को इन अदर वर्ड्स में इसको भी आपके लिए इंशाल्लाह सिर्फ रिटर्न फाइलिंग नहीं, एक वैल्यू क्रिएशन के जरिए
ऐसा इंशाल्लाह कर दूंगा कि आपके लिए उसकी फी भी एक रीजनेबल अच्छा अमाउंट बन जाएगा। वो सादा सा काम नहीं है कि जी 5,000 2,000 वाला काम हो। कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी आपके लिए एक वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि आप एक काम ही ऐसा कर रहे होंगे, एक प्लानिंग करके उनको दे रहे होंगे। ओके हो गया भाई? अच्छा, अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन के तीसरी स्टेज की तरफ। तीसरी स्टेज क्या है? जब हम टैक्स कंप्लायंस में आएंगे और रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो कंपनी के लिए टैक्स के कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन लाजमी बनती है, कहाँ कहाँ उसने खुद को रजिस्टर कराना है और कब रजिस्टर कराना है। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी? क्योंकि कंपनी बन गई और कंपनी बनने के बाद जो कंप्लाइंसेस शुरू हो चुकी हैं, उसमें एक केस आपको मैं अभी एक और देता हूँ। सबसे पहले तो खुद को इनकम टैक्स में रजिस्टर कराना है। उसके बाद देखना है कि क्या आप पे सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है या आप पे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एप्लीकेबल है। नहीं, छोड़ दें। फिर देखिए क्या आप में एफईडी एप्लीकेबल है। ये मेजर टैक्सेस हैं जिनके रजिस्ट्रेशन का आपको डील करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन कब लाजिम बनती है? सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन, सर्विसेज की या एफईडी की रजिस्ट्रेशन, इसके बाद हम देखेंगे कब लाजिम बनती है। अब इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन, और वो भी एज मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन। एज मैन्युफैक्चरर, इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ताकि आपको पता हो कि क्लाइंट को जब पहली दफ़ा आपके पास आ रहा होता है ना, मैं सेल्स टैक्स को वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इस टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको पता हो। एज मैन्युफैक्चरर, अब इसका एक केस ऐसा है जो आज हम स्टडी करेंगे एज मैन्युफैक्चरर का, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन एज मैन्युफैक्चरर, और आपको वो इन्फॉर्मेशन होगी, आप उनकी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो और साथ में आप उसको एडवाइजरी भी दे सकते हो। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ प्रॉब्लम होता है? वो इसलिए कि इनकम टैक्स में वो दरवाजे खोल के काम करते हैं, क्योंकि लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, लोग भाग रहे होते हैं टैक्स नहीं देने के लिए, डिपार्टमेंट उसके पीछे होता है। मगर सेल्स टैक्स में एज मैन्युफैक्चरर रजिस्टर होने से क्या होता है? सबसे पहला फायदा ये होता है कि गुड्स को जब आप इंपोर्ट करते हो, तो गुड्स की इंपोर्ट पे एक मैन्युफैक्चरर को टैक्स नहीं देना पड़ता। सेल्स टैक्स 18% है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, मगर एक 3% जिसको वैल्यू एडिशन टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन टैक्स, समझाऊंगा बाद में। वैल्यू एडिशन टैक्स है, ये लग रहा होता है। तो अगर आप खुद को एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर करा लेते हो ना, तो ये 3% नहीं लगता, ये बचत हो जाती है। दिस इज वाई एवरीवन वांट्स। अब जब सेल्स टैक्स की बात, तो एफबीआर जो है ना, एज मैन्युफैक्चरर आसानी से रजिस्टर करता भी नहीं है। वो फील्ड विजिट और बाकी सारी चीज़ें, तो वो सारी की सारी आपको सिखानी पड़ेंगी ताकि आप अपनी कंपनी को ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सको। मगर ऑब्वियसली प्राइमरी फोकस हमारा इनकम टैक्स है, उसकी तरफ आते हैं, उसको पहले कवर करते हैं। ठीक है, काइंडली मुझे बताइएगा, आपको जरा स्ट्रक्चर समझ आ गया इस सब्जेक्ट का? ओके। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन के ये पार्ट है, पार्ट 9। उसमें टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस को अगर हम देखें, तो सेक्शन 180 से लेके 181 ई, ये टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के कहलाते हैं। प्लीज इसको नोट कर लें। ठीक है, 181 से लेके 181 ई तक। ओके, इसमें एक रिसेंट चेंज भी आया है, उसको भी आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं क्या? टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन। क्या आपकी कंपनी लायबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स और नॉट, ये हमें देखना है। और इस मद में चूंकि मैंने आपको एक बात बोली है
कि इस सब्जेक्ट में P5 में इंडिविजुअल इज एज मच पार्ट ऑफ द कोर्स एज कॉर्पोरेट एंटिटी। तो मैं इसमें इंडिविजुअल की बात भी आएगी तो मुकम्मल करूंगा। ओके, 181 जो सेक्शन है वो डील करता है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन से। टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में लिखा है एवरी टैक्स पेयर। यही में रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं। क्यों? अब हमें जब बात की गई है रजिस्ट्रेशन की इनकम टैक्स में, तो कहा गया है कि लायबल टू बी रजिस्टर्ड, आगे पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में। अभी हम आगे चल के आज या अगली क्लास में जब हम देख रहे होंगे ना, तो पता चलेगा कि उसके लिए क्या लिखा है। उसमें बताया गया है कि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड ये 6 लोग हैं। अब वो 6 लोग कौन से हैं? मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, इंपोर्टर, इसके अलावा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, और इसके अलावा रिटेलर अदर देन जो इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स पे करता है, एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू गेट अ रिफंड, और जो फेडरल एक्साइज में लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, इनको लायबल टू बी रजिस्टर किया गया है। तो अगर ऐसी लिस्ट बनाई गई है तो इनकम टैक्स में तो ऐसी लिस्ट नहीं है। इनकम टैक्स में लायबल टू बी रजिस्टर्ड क्या है? सिर्फ एक चीज कही गई है, और वो क्या है? लायबल टू बी रजिस्टर्ड किया गया है एवरी टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर नहीं, एवरी टैक्स पेयर। आपने कभी भी ये डेफिनेशन, हालांकि आप में से मैं जानता हूँ अच्छा खासा आप माशाल्लाह काम भी करते हो, और आई विल बी वेरी हैप्पी, और मेरी बड़ी खुशी होगी अगर आप में से कोई मुझे बता दे कि आपने कभी ये टाइम निकाल के टैक्स पेयर की डेफिनेशन देखी है। आप में से किसी ने टैक्स पेयर की डेफिनेशन देखी है? आमतौर पे नहीं देखी जाती। जरूरत इन टैक्स पेयर मीन्स टैक्स पेयर नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्स पेयर मीन्स टैक्स पेयर नहीं है। लीगली देखा जाए तो ये जरा देखिएगा कि टैक्स पेयर कहते किसको हैं। अभी मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा, मगर पहले आपको मैं कवर करा लूँ। ये रेड को छोड़ दें, इंक्लूडिंग करके एक केस है जो कि इसमें शामिल किया गया। ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस का नया स्ट्रक्चर आया है। ये भी पूरा का पूरा इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में अमेंडमेंट्स हुई हैं। जो दराज, ये जो डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स होती है ना, डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स, तो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगी, क्योंकि ये पूरी ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, तो उसकी टैक्सेशन को कवर किया गया है यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ, मगर इससे पहले वो एक स्पेशल केस है, जनरल केस को कवर करते हैं। एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब मुझे सिंपल अल्फाज में अगर कहूँ तो पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु इज अ टैक्स पेयर, ताकि आप ये फैसला कर सको कि उस पर रजिस्ट्रेशन लाजिम बनती है या नहीं बनती, और अगर लाजिम बनती है तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सबसे पहली कंप्लाइंस क्या हुई? रजिस्ट्रेशन कराना। तो उसे खुद को तो नहीं पता होगा ना, कंपनी में बैठे हुए बंदे को थोड़ी पता होगा। दिस इज व्हाट यू शुड नो, दिस इज वेयर आपकी सर्विस होगी। ओके, आप में से कितने लोगों ने ये वाला सेक्शन अगर काम करते हैं तो देखा है? आई एम श्योर कि कोई भी नहीं देखता, क्योंकि इनकम टैक्स में हर किसी ने एनटीएन लेना ही लेना है। एनटीएन क्यों ले रहे होते हैं? 1000 काम उससे जोड़ दिए गए। वो ये जाके थोड़ी देखता है कि मेरे पे एनटीएन बनता है कि नहीं बनता। भाई एनटीएन ले लो ताकि गाड़ी ले सकूं, एनटीएन ले लो ताकि गाड़ी रजिस्टर कर सकूं। इस किस्म के बहुत से काम लिंक किए गए। मगर आए, आज हम पहली दफा शायद टैक्स पेयर की डेफिनेशन देख रहे होंगे, और टैक्स पेयर डिफाइंड है सेक्शन 2 में, और उसमें सिर्फ वो बंदा शामिल नहीं किया गया जिस पर टैक्स बनता है और जो पेमेंट ऑफ टैक्स करता है। बल्कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे केसेस में टैक्स पेयर भी आते हैं जिनको आपने शायद कभी टैक्स पेयर के एंगल से नहीं सोचा होगा। ठीक है, वो सारे केसेस को हम गो थ्रू करेंगे। लेट्स फर्स्ट सी कि वो डेफिनेशन, हाँ ये डेफिनेशन है। ये देखिएगा डेफिनेशन गिवन है कहाँ पे? क्लॉज 66 में। ये जो ब्रैकेट है ना, इसको क्लॉज पढ़ते हैं। ठीक है सईद रहीम, थैंक यू बेटा, आपने भी पॉइंट आउट कर दिया था 66। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम ये लिखते हैं 1 2 3 तो ये सेक्शंस कहलाते हैं। जब हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो सब सेक्शन कहलाते हैं। और ए बी सी अल्फ़ाबेट को हम लिख रहे हैं, ये क्लॉज कहलाता है। ये स्मॉल नंबर्स जो हैं रोमन वाले, ये सब, तो ये क्या कहलाता है? सेक्शन। ये कहलाता है सब सेक्शन।
ये कहलाता है क्लॉज और ये कहलाता है सब क्लॉज। अब इसमें कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है कि डेफिनेशन के सेक्शन 2 में जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसको एज पर द स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी क्या बोलना चाहिए था, सब सेक्शन नहीं, इसको क्लॉज बोला जाता है। हालांकि क्लॉज को लिखते हैं अल्फाबेट में, नहीं, ये एक्सेप्शन है कि डेफिनेशन की जो बात होगी जब भी तो क्लॉज पढ़ा जाएगा। ओके, तो टैक्सपेयर की डेफिनेशन कहाँ गिवन है, क्लॉज 66 में। क्लॉज 66 के मुताबिक डिफाइन किया गया है किसे, हर उस पर्सन को जो कि टैक्सपेयर होगा, और वो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 181 क्या बन जाएगा, लायबल टू बी रजिस्टर्ड। कैसे लायबल टू बी रजिस्टर्ड, देख रहे हो उस बंद, ये गौर से देखिएगा, ये लॉ है ना, ये लॉ पढ़ना सीखे। ये ओनस किस पे है, टैक्सपेयर पे। ये नहीं लिखा द डिपार्टमेंट शैल इशू, यानी द कमिश्नर एंड रेवेन्यू शैल डू, नहीं, टैक्सपेयर शैल अप्लाई, उस पे है ओनस। तो इसका मतलब उससे लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, तुम अप्लाई करो, तुम पे ओनस है। क्यों, शैल अप्लाई, इसका मतलब है कि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। ओके, अब कौन कौन है इसमें, हर वो बंदा जो इस डेफिनेशन में आएगा ना वो क्या बन जाएगा, लायबल टू बी रजिस्टर्ड बन जाएगा। और वो कौन कौन है जो इस डेफिनेशन में आता है, कहता है एनी पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, हर वो बंदा जो जो इस ऑर्डिनेंस के तहत अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, ये इसमें टैक्सेबल इनकम क्यों नहीं लिखा, लिखा है अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, मगर अंडर दिस ऑर्डिनेंस, चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो ये तो लिखना चाहिए था टैक्सेबल इनकम, नहीं, इसलिए कि टैक्सेबल इनकम एक टर्मिनोलॉजी है। आइए जरा देखते हैं कि पहली जो कैटेगरी है टैक्सपेयर की, उसमें कौन कौन आ गया है। ये टैक्सपेयर की कैटेगरी में सबसे पहले आ रहा है पर्सन जो क्या कर रहा है, डिराइव्स क्या, अमाउंट, कौन सा अमाउंट, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। ओके भाई, ये लिखा है। तो अमाउंट लफ्ज लिखना और चार्जेबल टू टैक्स लिखना, ये अगर चाहते तो टैक्सेबल इनकम भी तो लिख सकते थे ना, टैक्सेबल इनकम लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि आपने देखा था कि टैक्सेबल इनकम वो है जो 5 में से किसी एक हेड के जरिए कमाई जाती है। कौन से 5 हेड है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसी से आपने देखा था कि क्या क्योंकि ये पूरी की पूरी बात आपको मैंने विदहोल्डिंग में एक्सप्लेन की थी कि यहीं से क्या बनती है, टैक्सेबल इनकम, जिसपे टैक्स रेट लगा के टैक्स लायबिलिटी निकलती है। मगर कुछ इनकम ऐसी थी जो किसी हेड में शामिल, रिमेंबर, जो किसी हेड में शामिल नहीं होती, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो टैक्सेबल इनकम नहीं है। और ऐसी इनकम को क्या कहते हैं, एफ टी आर। तो अ पर्सन डिराइविंग एफ टी आर, हम ऐसे बंदे को टैक्सेबल इनकम नहीं कहते। तो आपसे मेरा सवाल क्या है कि ऐसा बंदा जो 100% एफ टी आर इनकम कमा रहा होगा, क्या वो भी सेक्शन आपके 181 के तहत लायबल टू बी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, हम कहेंगे रजिस्टर्ड है। सर कहाँ लिखा है, ये देखो अभी मैंने साबित कर दिया कि ये भी इसमें कवर्ड है। कहाँ लिखा है, अमाउंट चार्जेबल लिखा है, टैक्सेबल इनकम नहीं लिखा। तो आपको इवन एफटीआर वाले बंदे को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, हालांकि वो एट सोर्स उसका टैक्स कट जाता है। कोई बंदा होगा कहेगा यार मैं सिर्फ डिविडेंड लेता हूँ,
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। हम डिस्कनेक्ट हो गए थे जूम से, वी आर बैक। ओके, मैं वहीं से बात को वापस कनेक्ट करता हूं। जो लास्ट मेरा जुमला था वो ये था कि इवन एफटीआर कमाने वाला बंदा जो 100% एफटीआर है वो भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड बन चुका है। तो आपको अगर कोई कहेगा कि यार मैं तो डिविडेंड ही कमाता हूं, मेरे पास तो कोई और इनकम नहीं है, एफटीआर वाला लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, आप क्या कहोगे? एफटीआर वाला भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसको भी एनटीएल लेना पड़ेगा। ओके हो गया भाई, बात क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि एफटीआर अमाउंट है और अगर 100% भी होगा ना तो भी चार्जेबल टू टैक्स है, एज अ रिजल्ट उस पर टैक्स बनेगा। इस चीज को कवर करने के लिए देखिए कैसे खूबसूरती से लैंग्वेज लिखी गई है अमाउंट चार्जेबल। पहला बंदा हो गया, सेकंड पे आ जाए। अब ये गौर से देखिएगा, ये कौन है? एक रिप्रेजेंटेटिव है। ओहो, रिप्रेजेंटेटिव कौन सा? ऑफ अ पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल। ये क्या बात हुई भाई? इसका मतलब किसी का रिप्रेजेंटेटिव को भी टैक्स पेयर कहा गया है? जी बिल्कुल कहा गया है। अब बात यह है कि एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनरी, ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? रिप्रेजेंटेटिव दूसरा बंदा है, उसको भी टैक्स पेयर बोला गया है। एनी रिप्रेजेंटेटिव, ओके, ऑफ, जो ऊपर वाला बंदा था टैक्स पेयर, ऑफ अ पर्सन डिराइविंग, क्या लिखा है डिराइविंग? वही, यानी पहले बंदे का रिप्रेजेंटेटिव जो नंबर 1 पे था, डिराइविंग अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। मुझे कोई बताएगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है? क्या एज एडवाइजर आप भी इसमें कवर होंगे? द आंसर इज नो। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अगेन एक लीगल कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इसका तस्करा मौजूद है। और रिप्रेजेंटेटिव फिर वेरियस, एक अगेन एक पूरी दुनिया इससे खुल सकती है। आपने शायद इस एंगल से रजिस्ट्रेशन को कभी भी नहीं देखा होगा। मुझे अगर किसी ने देखा है मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, ये देखें रिप्रेजेंटेटिव लिखा है 172 में, 172 जिस रिप्रेजेंटेटिव को कवर कर रहा है, उसी रिप्रेजेंटेटिव को हम लिंक करेंगे कहाँ से, किससे लिंक करेंगे? ये जो 172 में रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसको हम लिंक करेंगे यहाँ पे क्लॉज 66 के साथ। और क्लॉज 66 में कवर होने की वजह से वहां पे वो 181 में कवर हो गया। तो ये लिंकेज प्लीज अपने पास क्रॉस रेफरेंसिंग लिख लें कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त, कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे पहले हम गए थे 181 पे, और टू के क्लॉज 66 में, और उसके बाद हमें जाना पड़ा है कहाँ पे? हमें जाना पड़ा है 172 में, तब जाके ये बात मुकम्मल समझ आई। इसका मतलब सिर्फ वो लोग जो 172 में कवर होंगे वो ही इधर क्लॉज 66 में कवर हुए, और वही फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बन चुकी। इसका मतलब हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम बता सकेंगे कि है कौन जिसको लायबल टू बी रजिस्टर किया गया है। ओके, क्लियर है भाई? 172 को थोड़ा एक ओवरऑल, आज के लिए तो बहरहाल हम जरूर पढ़ेंगे, मगर एक ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसको आप देखें तो ये बहुत सारे लोगों को कवर कर रहा है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 and 3, रिप्रेजेंटेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन फॉर टैक्स ईयर मींस। अब पहला केस देखें, रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कहता है वेयर अ पर्सन इज इंडिविजुअल अंडर लीगल डिसेबिलिटी। नाउ व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी? तो गार्डियन और मैनेजर हु रिसीव्स आर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम ऑन बिहाफ ऑफ दी। अब ये केस आपने कभी ना सोचा हो तो अब ये केस सुने। लीगल डिसेबिलिटी में सपोज कर लें
एक ऐसा बंदा है जो कि मेंटली स्पेशल चाइल्ड है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, मगर ही इज द ओनली पर्सन जिसके नाम पे बिजनेस आ गया है। अब बिजनेस उसी के नाम पे होगा, यस। क्यों? या माइनर चाइल्ड है, लीगल डिसेबिलिटी उसकी भी है, लीगल डिसेबल है। लीगल डिसेबल कैसे? वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आपके पास जो यूट्यूबर्स के केसेस आएंगे, क्या करोगे आप? एक यूट्यूबर है बच्चा और वो केस देखें, ये आपके पास आ सकता है कोई ऐसा, क्या करेंगे? उसकी रजिस्ट्रेशन करा देंगे बच्चे की, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता यार। तो उसके अब्बा अब्बा कहेगा मेरी इनकम थोड़ी है। तो मैं आपको अगर ये बोलूं कि एक छोटा बच्चा है जो कि माइनर है, उसका इनकम टैक्स कैसे पे करेंगे? फिर आप किस तरीके से पे करेंगे? कमा तो बच्चा रहा है। ओके, फिर इस पे एक सेक्शन है टैक्सेशन ऑफ माइनर की, जिसमें वो पेरेंट की इनकम के साथ क्लब कर दिया जाता है, मगर उसमें बिजनेस इनकम कमाए तो, और उसमें पेरेंट की इनकम हो तो। वो मंसूर कह रहा है पीछे देखो, पीछे वाला बच्चा वो खूबसूरत है, पीछे देखो पीछे, हाँ है ना, उनको भी पैसे मिलते। तो यहां आके वो रिप्रेजेंटेटिव को रजिस्टर कर दिया जाएगा। उस रिप्रेजेंटेटिव को भी कहा गया है, बताएं ये एंगल मिला आपको खूबसूरत? ये रजिस्ट्रेशन के टॉपिक्स हैं और कंप्लायंस के टॉपिक हैं जो आपने देखने। ये बंदा उसका जो लीगल जो गार्डियन होगा, जो उसका मैनेजर क्यों कहते हैं? देखिए मैनेजर इसलिए कहते हैं कि आप मैनेजर की भी एक वजाहत कर दो। सपोज करें कि एक बंदा है और उसने फाइल कर दिया है, लेट सपोज के एक इंसॉल्वेंसी के लिए केस, कि जी मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, मुझे डिक्लेयर किया जाए एज इंसॉल्वेंट। तो उसके बिजनेस को कौन चलाएगा? कोर्ट क्या करती है, किसी को एज ए मैनेजर अपॉइंट कर देती है, तो उसके बिहाफ पे उसको देख रहा होता है। तो वर्ड मैनेजर भी इस्तेमाल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर लफ्ज इस्तेमाल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर लफ्ज इस्तेमाल होता है। और फिर वो अगर कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो फिर उसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर यूज हो रहा होता है। तो यहां पे लीगल डिसेबिलिटी की सूरत में है, ओके हो गया। तो अगर उसका खुद का कोई रिलेटिव है, कोई गार्डियन है, नहीं कोई मैनेजर है, तो उस केस में उसको भी रजिस्टर किया जाएगा। मुझे बताएं क्यों रजिस्टर किया जाएगा? क्योंकि वो टैक्स पेयर बन चुका है, क्योंकि वो उसके बिहाफ पे टैक्स मैटर्स देखेगा, अपने बिहाफ पे नहीं, उसके बिहाफ पे। मगर लायबिलिटी उस पर शिफ्ट हो रही होगी कि लीगल डिसेबिलिटी की सूरत में आप पे करोगे, क्योंकि वो पे नहीं कर सकता ना। बात क्लियर हो गई? सेकंड देखिए, वेयर द पर्सन इज अ कंपनी अदर देन द ट्रस्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अब मुझे एक बात बताएं, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी को एज एम्प्लॉई होने की वजह से सैलरी मिल रही होती है, वो तो वैसे ही टैक्सेबल होगा। मगर व्हाट इफ कि प्रिंसिपल ऑफिसर, मगर ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ थेरेटिकल बात है, बीटीएल इनकम कमा रहा हो, बिलो टैक्सेबल लिमिट कमा रहा हो, तो वो अब रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे प्रिंसिपल ऑफिसर बनने की वजह से रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है, और रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से वो लायबल टू बी रजिस्टर हो चुका है, क्योंकि वो भी टैक्स पेयर है। मगर इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी कमा रहा होता है, तो उसकी वजह से टैक्सेबिलिटी होती है। फिर वेयर द पर्सन इज अ ट्रस्ट declared by duly executed instruments, writing with it ये है टेस्टामेंट्री और अदरवाइज इंक्लूडिंग एनी वक्फ विच इज वैलिड, मुस्लिम वक्फ वैलिडेशन एक्ट के तहत, एनी ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट। अब ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट जब बनता है ना, इस पे भी एक वक्त मैं चाहूंगा कि आप सोचें कि ट्रस्ट क्या है। ट्रस्ट एक स्ट्रक्चर है, एक लीगल बिजनेस करने का तरीक़ेकार है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर बनती है ना, वो तीन तरीके से बनती हैं, या तो वो ट्रस्ट की फॉर्म में बनती हैं, या वो सोसाइटी की फॉर्म में बनती हैं, या फिर वो सेक्शन 42 वो कंपनी बनती है नॉट फॉर प्रॉफिट वाली, वो भी कंपनी होती है। तो ट्रस्ट में क्या है, एक बंदा जो किसी को कहता है ये मेरी आपके पास अमानत है, यानी ट्रस्ट मैं तुम पे रिपोज कर रहा हूं, तभी इसका नाम ही, इस दायरे का नाम होता है ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक उनको प्रॉपर्टी दे दी, फॉर एग्जाम्पल एक एसेट दे दिया उनको, और कहा कि ये वो चीज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, आपके लिए नहीं। और फिर वो बताता है इसके बेनिफिशियरी कौन होगा, मसलन मेरे बच्चों को, मेरे मोहल्ले वालों को, इस मुल्क की आवाम को इससे फायदा पहुंचाना। तो तीन लोग होते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो जो ट्रस्टी होगा जिसको वो एसेट दिया जाएगा, वो भी बन चुका है टैक्स पेयर।
हालांकि ट्रस्टी आपको कह सकता है यार मैं तो मुफ्त में काम कर रहा हूं, मेरी तो इनकम ही नहीं है। किसी ट्रस्ट की सूरत में सारे ट्रस्टीज को भी आप क्या करोगे, टैक्स पेयर होने की वजह से रजिस्टर करोगे। क्लियर भाई? उसके बाद क्या है, वेयर द पर्सन इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग फॉर द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द फंड्स। जब गवर्नमेंट्स होती है ना, तो इनका कौन होता है, डीडीओ होता है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर होता है। फंसी इसमें टैक्स पेमेंट वो अपनी नहीं करेंगे ना, उसके बिहाफ पे करेंगे, कंपनी के बिहाफ पे करेंगे, अपने बिहाफ पे नहीं करेंगे। और बात ये है कि किसी को रजिस्टर करने का मकसद सिर्फ टैक्स पेमेंट करना थोड़ी है। आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि नल रिटर्न और नील रिटर्न का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जिसमें कोई रिटर्न फाइल नहीं होता फिर भी वो बंदा क्या करता है, उसको रजिस्टर किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन का, और दूसरी बात यह है कि सपोज कर लें कि उसका टैक्स बन ही नहीं सकता, कोई लीगल रीजन तो फिर भी है ना, आपके पास उसकी लॉजिकल रीजन नहीं है, लीगल रीजन तो फिर भी है ना रजिस्ट्रेशन की। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोग रजिस्टर होते हैं, बट मैं कह रहा हूं लायबिलिटी उस पर आ चुकी है। ओके कामरान, ठीक है बेटा, मैंने आंसर कर दिया उसको। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, यहां तो इस लॉ को अमेंड करना पड़ेगा हमें कि इन केस ऑफ सच एंड सच केस, ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जब टैक्स पेयर बनेंगे तो फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं, आपके सामने लॉ है। ओके अच्छा, फिर क्या है, इसके बाद आता है कंपनी गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट को रजिस्टर किया जाता है, इसके लिए लिख लें अभी, गवर्नमेंट को भी रजिस्टर किया जाता है, गवर्नमेंट खुद भी रजिस्टर होती है, उसके सारे डिपार्टमेंट्स रजिस्टर होते हैं। मगर गवर्नमेंट की एंटिटी जो होती है ना, वो किस तरीके से कवर होती है, गवर्नमेंट के लिए एक तो होते हैं उसके डिपार्टमेंट्स, ठीक है, दूसरे होते हैं उसके ऑटोनॉमस बॉडीज, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनॉमस, मगर वो होती है किसी न किसी मिनिस्ट्री में है, और तीसरा होता है गवर्नमेंट की कंपनीज, जो कंपनी गवर्नमेंट की ओन्ड है। ठीक है, सुनिएगा, ये गवर्नमेंट नहीं है, इसको गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर में कंपनी जरूर है, 100% गवर्नमेंट उसको ओन जरूर कर रही है, मगर ये गवर्नमेंट नहीं है, ये सेपरेट, ये वही कंपनी है जो आम कंपनी होगी, उसको वही ट्रीटमेंट मिलेगी। तो होता क्या है, ये चूंकि अंडर आर्टिकल 165, अंडर 165 एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट, तो इस वजह से इनको एनटीएन नहीं, रजिस्टर फिर भी करते हैं ताकि विद होल्डिंग करके जमा कर सके। इनको एफटीएन नहीं, एक और नंबर होता है एफटीएन इशू होता है। व्हाट इज एफटीएन? व्हाट इज एफटीएन? एफटीएन इज फ्री टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर के अलावा एक और नंबर होता है, 9 से स्टार्ट होता है, ये एफटीएन इशू कर दिया जाता है। सही है भाई, ओके हो गया। तो इसके अलावा इसके अलावा गवर्नमेंट की वो हाँ, जैसे आपने कहा अथॉरिटीज, मैं इनको भी डिस्कस कर लेता हूं। जैसे जो कंपनीज है ना, जिसको मैंने कंपनीज कहा है, ये कंपनी जो वर्ड मैंने यूज किया है, ये टैक्स की कंपनी वर्ड यूज किया है, ये कंपनी लॉ की कंपनी नहीं है। इसके अंदर गवर्नमेंट की ऑटोनोमस कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो अथॉरिटीज कहलाती हैं। ये सेक्शन एक है, जो अगला टॉपिक जो होगा ना हमारा, वो आएगा कंपनी की, वो जो इश्यूज एंड टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन के इश्यूज एंड सॉल्यूशन है, उसमें एक इशू आएगा, इशू ऑफ स्कोप, स्कोप के कंपनी है क्या, वो उस वक्त मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को कि किस किस एंटिटी को कंपनी बोला जाता है। तो आप कंपनी की डेफिनेशन में जब आते हैं तो इवन कुछ अथॉरिटीज हैं, जिसके अंदर अगर सिविल एविएशन की बात हो गई, जिसके अंदर आपकी जो है वो कैपिटी की बात हो गई, इस किस्म के भी डिस्प्यूट में आते हैं जिनको एफबीआर नहीं मानता। सिविल एविएशन अथॉरिटी पे इस वक्त करंटली केस चल रहा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की दो पार्ट कर दिए गए, दो अथॉरिटीज हो गई हैं, ठीक है, एक एयरपोर्ट की और एक सिविल एविएशन। इन दोनों पे एफबीआर के उनके अपने कवानीन में लिखा है कि शैल बी एग्जाम्प्ट, एफबीआर नहीं मान रहा,
उन पे वो टैक्स लगा रहे हैं। कहते हैं आप गवर्नमेंट नहीं हो, आपको एग्जेम्पशन हासिल नहीं है। ये एक इशू है, वो हम कामरान किसी वक्त डिस्कस करेंगे, मगर हैं वो भी कंपनी की डेफिनेशन में। तो इस वजह से इनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, इनको एनटीएन लेना पड़ेगा। सही। तो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाली जो बात थी, उसमें अगर देखा जाए तो अगेन वो बंदा लिखा है पर्सन, तो वो बंदा जो अकाउंटिंग कर रहा होगा, ये इसके ऊपर जायद बात है। मगर अगेन वो इसलिए उसको सेपरेट हम रजिस्टर नहीं करते कि सैलरी की वजह से वो वैसे ही रजिस्टर हो रहा होता है। वे द पर्सन इज एओपी, प्रिंसिपल ऑफिसर, अगेन वो प्रिंसिपल ऑफिसर पार्टनर होता है, उसको सेपरेट हम रजिस्टर नहीं करते क्योंकि बिकॉज ऑफ बीइंग अ पार्टनर वो वैसे ही रजिस्टर होता है। वे द पर्सन इज द फेडरल गवर्नमेंट, एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग, फेडरल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है, उसके पास एफटीएन होता है, उसके जो अकाउंटिंग करने वाला ऑफिसर होगा वो वैसे सैलरी की वजह से रजिस्टर होता है, अलग रजिस्टर नहीं करते हम। वे द पर्सन इज अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक सब डिवीजन, ये सारी गवर्नमेंट के मतलब फॉरेन इदारे हैं जो कि अगेन एग्जेम्प्ट हैं, ना सिर्फ लोकल लॉ के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भी होने के बावजूद, टैक्स पेयर होने के बावजूद भी इसको हम रजिस्टर नहीं करते। अब हम आगे वापस, अब आप मुझे बताएं कि क्या आपने नए क्लाइंट्स ढूंढे? नए क्लाइंट्स मिल गए भाई? इस सेक्शन 181 को आपने इस एंगल से कभी नहीं देखा होगा कि ये भाई स्कोप है इसका, रजिस्ट्रेशन का स्कोप है। आमतौर पे इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन को कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, मगर अब आपको अंदाजा हो गया कि वो भी बड़ा काम है। एनी पर्सन, अब आए अगले, एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, भाई विद होल्डिंग एजेंट भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन में जो तीसरा बंदा है ना, वो है विद होल्डिंग एजेंट, एज विद होल्डिंग एजेंट। अब खुद पे टैक्स नहीं है, एज विद होल्डिंग एजेंट भी आपको लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। मगर एक बात बता दूं कि इधर इनकम टैक्स में फेडरल लॉ में और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में फर्क है। देखिए, अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो फेडरल लॉ में वो रजिस्टर होता है, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का फॉलो होता है। मगर प्रोविंशियल लॉ में भी विद होल्डिंग होती है ना। प्रोविंशियल का मतलब है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। वहां आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सिर्फ विदहोल्डिंग एजेंट होते हो तो वहां प्रोसेस रजिस्ट्रेशन नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? ई एनरोलमेंट। ई एनरोलमेंट बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ये भी हम सीखेंगे। हर वो चीज सीखेंगे जिससे आपका कंपनी का या इंडिविजुअल का वास्ता पड़ेगा सिस्टम को खोल के। सही है भाई, ये आपकी ई एनरोलमेंट वहां पे कहलाती है, यहां पे वो रजिस्ट्रेशन होगा। इसका मतलब है कि विद होल्डिंग एजेंट भी टैक्स पेयर होने की वजह से लायबल टू बी रजिस्टर्ड बन चुका है। ओके, आखिरी है एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम और पर्सन, कोई भी बंदा जिस पे इनकम फाइल करना लाजमी बन चुका है या टैक्स पे करना उस पर लाजमी है, वो रजिस्टर होगा। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि वो ऑनलाइन होने की वजह से अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो फिर वो काम नहीं कर पाएगा ना, ना रिटर्न फाइल कर पाएगा ना पेमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो चौथे नंबर पे है जो पर्सन क्या फाइल करेगा? रिटर्न, और जो बंदा क्या करेगा? पेमेंट, टैक्स की पेमेंट करेगा, उसको भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, इनकम टैक्स में अब आप आए तो आपके पास एवरी टैक्स पेयर का जवाब मिल गया। अब एवरी टैक्स पेयर में आपने देखा कितने पर्सन हो गए, कितने नए लोग आपके सामने हो गए। एवरी टैक्स पेयर कहां डिफाइन था? सेक्शन 2 क्लॉज 66 में, और उसमें एक डेफिनेशन थी रिप्रेजेंटेटिव की, 172 में हम गए। शैल अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, और वो ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसमें उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके भाई, मैं अभी जो रेड में है ना, जो ऑनलाइन के हैं, इनके लिए आ रहा हूं, मगर इससे पहले मैं थोड़ी सी और कवरेज करना चाहता हूं। कमिश्नर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर अ केस वेयर नेसेसिटेटेड बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस में आल्सो रजिस्टर अ पर्सन द प्रिस्क्राइब मैनर। टैक्स पेयर को अगर वो खुद नहीं रजिस्टर हुआ तो कमिश्नर भी रजिस्टर कर सकता है, और उसके लिए लिखा है एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब हमें रूल्स में जाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो सेल्स टैक्स में भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का जिक्र है, जिसमें टैक्स पेयर नहीं रजिस्टर हुआ, एप्लीकेशन नहीं दी, उसमें भी, और इनकम टैक्स में भी सबसेक्शन 2 देखें तो वो इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। सबसेक्शन 3 है टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन
स्कीम शेल बी रेगुलेटेड थ्रू द रूल्स, यानी वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, इस पे रूल्स को देखा जाएगा, वो हम अभी देख रहे हैं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था इंडिविजुअल को हम फर्क नहीं करेंगे। फ्रॉम टैक्स ईयर 2015 and onwards, in case of individuals having CNIC issued by NADRA, CNIC shall be used as a national tax number. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, एनटीएन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ क्या कंपनी और एओपी रजिस्टर होगी, इंडिविजुअल नहीं होंगे। आपका इंडिविजुअल का सीएनआईसी ही एनटीएन बना दिया गया है। असल में एनटीएन एक यूनिक नंबर होने की वजह से इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड एक्सेस करो, जिसके थ्रू आपका सारा रिकॉर्ड आपके गिर्द जो है वो जमा हो रहा है और लिंक हो रहा है। और उसी चीज को उन्होंने क्या किया, सीएनआईसी को एनटीएन बना दिया गया है। इसमें एक बात क्या है कि ड्यूली ये शैल बी यूज्ड एज एनटीएन। इसमें अगर आप गौर से देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल केच है। मैं मिसाल देता हूं, अगर सपोज करें कि मुझे किसी एयरपोर्ट पे, मुझे किसी बैंक में कहा गया है आपका एनटीएन का नंबर लिखें, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि लिखा है शैल बी यूज्ड, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो लिख सकता हूं। मगर फिर भी एक बात बता दूं, आपको एनआईसी होने के मतलब ये नहीं है कि अब आप एफबीआर के पोर्टल पे नहीं आएंगे, उनके उनके फॉर्म नहीं फिल करेंगे, आप उनको डेटा नहीं देंगे। देखिए, आपका नंबर जरूर यूज होगा एज एनटीएन, मगर कहाँ? एफबीआर के पास। आप अगर जैसे ही, अब अगला जो हमारा ना एक क्लास शायद और हो, उसके बाद जो फर्स्ट ऑनलाइन चीज मैं आपको सिखाऊंगा वो वही है कि कैसे एनटीएन हासिल करते हैं, किसी भी क्लाइंट का कैसे एनटीएन हासिल करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या डेटा होगा, कैसे फिल करेंगे, हम एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल भी करके देखेंगे, सही। तो उसमें इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसका मतलब क्या है, एनटीएन नंबर फिर भी लेना पड़ेगा, एनटीएन एफबीआर फिर भी इशू करता है। हालांकि आपका क्या बना दिया गया, एनआईसी को ही आपका एनटीएन बना दिया गया है। ओके, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और ये बात की कहानियां हैं। आए आज की इस सेक्शन को एंड करने से पहले आखिरी सिचुएशन को भी देख लेते हैं। और उसमें ये एक नई चीज चूंकि डेवलप हो रही थी, तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स दोनों में अमेंडमेंट्स हुई हैं कि डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स और सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यूरोप में एक चीज डिबेट हो रही है, क्योंकि सर्विसेज और खास तौर पे डिजिटल सर्विसेज बड़ी हैं, तो वहां पे एक नए टैक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। कुछ कंट्रीज में इंप्लीमेंट भी हो गया है, मगर नाम उसका डिफरेंट है। नाम जो डिस्कस और डिबेट हो रहा होता है उसको कहते हैं डिजिटल सर्विसेज टैक्स, डीएसटी। डिजिटल सर्विसेज टैक्स ना इनकम टैक्स ना सेल्स टैक्स, एक नया टैक्स वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये चूंकि सर्विसेज नए नोयत की हैं, तो डिजिटली चूंकि लिंक है, इस वजह से इसको डिजिटल सर्विसेज टैक्स कहा जा रहा है। हमारे मुल्क में डिजिटल सर्विसेज टैक्स तो खैर नहीं है, मगर एग्जिस्टिंग टैक्स ने ही इनकम टैक्स लॉ में चेंजेस करके और एग्जिस्टिंग टैक्स सेल्स टैक्स में चेंज करके उसको टैक्स किया गया और सारी टैक्सेस जो है उस पर लगा दी गई हैं। तो उसमें एक क्या तरीका था कि लोग इंक्लूडिंग अ पर्सन सेलिंग, यहाँ पे सेलर है जो गुड्स सेल कर रहा है, कैसे डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विद इन पाकिस्तान यूजिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस और कोरियर सर्विसेज केस में भी। अब देखिए, वो कहता है जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें अगर आप बेच गुड्स रहे हैं, आपके प्रोडक्ट डिजिटाइज्ड नहीं है, डिजिटल नहीं है, मगर आपके फिजिकल गुड्स हैं, मसलन आप ग्रोसरी बेचते हो, आप बुक्स बेचते हैं, आप शूज हैं, आप ड्रेस और कॉस्ट्यूम्स वगैरह आप बेचते हैं, मगर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी लेते हो। तो ऑनलाइन ऑर्डर कैसे होता है आपका? डिजिटली, गौर से देखिएगा, इंक्लूडिंग अ पर्सन सेल कर रहा है क्या, डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स विद इन पाकिस्तान यूजिंग, ये इसमें बहुत कुछ सीखने का है, यूजिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अभी हमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस का पता होना चाहिए किसे कहा जाता है, और कोरियर सर्विस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस के थ्रू हम चीजें डिस्प्ले करते हैं, जैसे कौन सी ऑनलाइन मार्केट प्लेस आप खुद यूज करते हो? दराज, सही है। क्या करेंगे भाई, दराज और इस किस्म के जो बाकी हैं प्लेटफॉर्म,
उनके थ्रू जो चीज़ें बेचते हैं वो कहलाते हैं पर्सन। और पर्सन कौन से? जो सेल कर रहे हैं। तो आम दुकानदार, आम लोग इसमें कवर हो रहे हैं। इसमें बिल्कुल फूड पांडा के जरिए भी जो रेस्टोरेंट हैं वो रेस्टोरेंट भी कवर हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटली उनका ऑर्डर आ रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज को वो डिजिटली ट्रांसफर नहीं करे, फिजिकली ट्रांसफर करें, मगर ऑर्डर उसका डिजिटली आ रहा है। तो ऐसे केस में उनको भी रजिस्टर होना पड़ेगा। किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को नहीं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचने वाले, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज देने वाले, उनको रजिस्टर किया जा रहा है। और फिर उसके बाद कहा गया है कि एवरी ऑनलाइन मार्केट प्लेस और कोरियर सर्विस, क्योंकि एक के जरिए ऑर्डर आ रहा है, दूसरे के जरिए फिजिकली डिलीवर किया जा रहा है। कोरियर इसलिए कि डिलीवर करते हैं। इन्वॉल्विंग ई कॉमर्स बाय सप्लाइंग or delivering digitally ordered goods and services from within Pakistan shall not allow any vendor to use its platform to carry out e-commerce transaction unless such vendors are registered। कहते हैं आप किसी को भी अकाउंट फूड पांडा पे, दराज पे, इस किस्म का उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक कि उसने खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, एनटीएन नहीं लिया। आप उस एनटीएन लें, फिर उसको आप अकाउंट खोल के चीज़ें बेचने दें। इसका मतलब हुआ कि आपके पास अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ गया, और वो क्या है कि जिसके भी ताल्लुकात और कनेक्शंस इन किस्म के जो कंपनीज के साथ होंगी, कौन सी कंपनीज ये जो डिजिटली प्लेटफॉर्म दे रही हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ी नंबर कस्टमर और क्लाइंट की आ सकती है, क्योंकि उन सबको एनटीएन दिलाने में वो रेफर कर सकते हैं कि भाई ये है। तो मैंने एक एरिया भी बता दिया जिस पे आप काम कर सकते हो। तो अब आपके पास जो टॉपिक है हमारा वो सामने है, कि हमने कहा कि सबसे पहले तो कंप्लाइंस क्या हुई, मगर कंप्लाइंस किसकी हुई ये तो पता हो ना। तो हमें अंदाजा हो गया कि कंप्लाइंस किसकी है, टैक्स पेयर की। द वर्ड इज टैक्स पेयर। और टैक्स पेयर 4 किस्म के लोगों को कहा गया, और ये चारों किस्म के लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो अब हम फिजिकली यानी ये काम करेंगे कैसे, ऑनलाइन सिस्टम खोल के देखेंगे, और उसके बाद हम उस पर जाएंगे। अच्छा, फिर जो चीज़ें हैं ना, जैसे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सर्टेन केसेस क्या है, टैक्स पेयर कार्ड का कॉन्सेप्ट होता था, डिस्प्लेइंग नेशनल टैक्स नंबर है, ये भी कंप्लाइंस ही है। आप एनटीएन लेंगे तो फिर क्या करेंगे, रख देंगे घर पे? नहीं, उसको लगाना है, ये भी टैक्स कंप्लाइंस है, इसको भी समझना है। बिजनेस लाइसेंस स्कीम कोई है, ये आपको पता होनी चाहिए, और रिकॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें हम गो थ्रू करेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता चली वो ये थी। अब मैं अगली क्लास में चाहता हूं कि हम थोड़ा सेल्स टैक्स से कंपैरिजन कर लें, सेल्स टैक्स को भी देख लें, गुड्स पे भी, सर्विसेज पे भी, क्योंकि इसमें भी हमें पता हो कि वेदर इनकम टैक्स में तो हमने देख लिया, मगर सेल्स टैक्स में भी लायबल टू रजिस्टर्ड है कि नहीं है। फिर हम वापस आएंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है, होप कि आपके लिए ये सारी चीज़ें यूजफुल थी, और आपके लिए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है उसकी लर्निंग स्टार्ट हुई है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक नहीं रुकेंगी, बल्कि सब जो कंप्लाइंसेस हैं उस तक हम जाएंगे। इसमें ख़ास तौर पे आपको मैं एक चीज़ पे इंशाल्लाह अश्योर कर रहा हूँ कि आपको रिटर्न फाइल करना, इंडिविजुअल का भी और कंपनी का भी, इंक्लूडिंग उसके साथ जो विद होल्डिंग और वेल्थ स्टेटमेंट्स होती हैं, ये भी इसी सब्जेक्ट के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है, होप के आपने चंद चीज़ें आज भी सीखी। अब हमारी क्लास जिस तरीके से इस हफ्ते हुई है इसी तरह हुआ करेंगी, और हम इंशाल्लाह मंडे टू फ्राइडे क्लासेस इसी तकरीबन टाइम पे लिया करेंगे। रमज़ान का ऑब्वियसली थोड़ा आपको टाइम चेंज होगा, वो बता दिया जाएगा, मगर इसमें आपने किसी ने ना पूछना नहीं है कि क्लास है कि नहीं है। क्लास है। जब आपकी क्लास नहीं होगी तो आपका ग्रुप है, रजिस्टर्ड ग्रुप, उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दुआ करें ऐसी सिचुएशन ना हो कि 6 महीने हम मुस्तकिल हर दिन क्लास देते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको हर क्लास में बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। नेगेटिव लिस्ट का मंसूर ने जिक्र किया है, बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा मैं सेल्स टैक्स पे ज़रूर चाहता हूं कि आपको बता दिया जाए कि वो उसकी अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं रजिस्टर होने के लिए। थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, मगर मेनली मंसूर इस कोर्स को हम इनकम टैक्स के साथ ही जोड़ के रखेंगे, क्योंकि वो ही बजाते खुद एक समंदर है। तो पाँचों कोर्सेज इस तरह चलेंगे 5 महीने तक, और आखिरी जो कोर्स होगा 6th मंथ में आके रोज़ एक ही कोर्स चलेगा, 5 दिन चलेगा। तो इस वजह से उसको भी उतना ही टाइम मिलेगा जितना बाकी कोर्सेज को मिल जाएगा। और वो क्या है, वो है टैक्स प्लानिंग। अच्छा, देयर विल बी अ रजिस्टर्ड ग्रुप फॉर यस, व्हाट्सएप विल रिमेन सेम। ओके, नहीं देखिए, इसमें अगर एडमिन से आप रब्ता कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ये सारे मैटर एडमिन देखती है।
पढ़ाने का काम मेरा है, बाकी एडमिन से आप रब्ता कर लें, ठीक है। थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मंडे पे हम सेम सीरीज़ से वापस आएंगे और आपके पास कल का दिन भी है रजिस्ट्रेशन करने का। मंडे से मुझे कहा गया है एडमिन ने कि आप इन्फॉर्म कर दें कि रजिस्टर्ड ग्रुप में ही ये क्लासेस अब लिंक भेजा जाएगा, तो प्रोसेस अपना कंप्लीट करा लीजिएगा। मैं उनको कहूँगा कि ऐसे आपको फैसिलिटेट करें, अगर आपने कल नहीं भी करा लिया तो भी आपको किसी तरीके से फैसिलिटेट करके ताकि आप क्लासेस लेते रहें, ठीक है। जिसने रजिस्ट्रेशन करानी है, फॉर्म वॉर्म फिल किया है, तो थोड़ा सा आपको वो फैसिलिटेट कर लेंगे ताकि ये आप क्लासेस मिस ना करो। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।